हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। बच्चा पार्टी कैसे हो? एकदम सच सच बताना। मस्त हो? बढ़िया, एकदम मस्त पढ़ाई चल रही है। आपके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। और आज आपके सामने नया चैप्टर आ चुका है। नाम दिख रहा है, क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, ये भी हमारी जो हीट की यूनिट स्टार्ट हुई है, जिसमें लास्ट चैप्टर हमने कर रखा है, कौन सा है बच्चों? जल्दी बताओ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, राइट। इसमें भी हम हीट की ही बात करेंगे। देखो नाम में भी दिख रहा होगा थर्मो, राइट। ठीक है, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में जब हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, तो एक क्वेश्चन कराया था, एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, राइट। हम उस क्वेश्चन को पहले फिनिश करते हैं, देन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी नया चैप्टर जो कि थर्मोडायनेमिक्स है। क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम पहले अपना होमवर्क क्वेश्चन फिनिश करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आओ बच्चों, क्या यही क्वेश्चन दिया था मैंने? बताओ बच्चों। बिल्कुल हाँ। देखो बच्चों, इसमें मैंने एरिया नहीं दिया था। आप A1 A2 A3 मान लो, या एरिया को सेम मान के कर दो। ठीक है, दोनों टाइप से आंसर्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका एरिया सेम बोल देता हूं। ठीक है, A। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां पर नॉर्मल सी चीज, होमवर्क क्वेश्चन है पिछली क्लास का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स लेक्चर 3 में इसका ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ठीक, चलो। जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सर्किट की बात करूं, मानो मेरे पास अगर एक ऐसा रेजिस्टिव सर्किट हो, राइट, एक ऐसा, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, करेक्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है एक, है ना, एक ऐसा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ 10th क्लास की, है ना। और एक ऐसा बना हुआ है, मान लो। ठीक है, अगर यहां से करंट मेरी I1 जा रही है, यहां से करंट मेरी कुछ I1 जा रही है बच्चों, ठीक है, और यहां से करंट, और यहां से करंट मेरी I2 जा रही है, मान लेते हैं, है ना। तो बच्चों देखो, यहां से जा रही है तो यहां तक I1 ही आएगी, यहां तक भी I2 ही आएगी। तो यहां पे जो करंट जाएगी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ I3 मान लेते हैं अपन, ठीक। लेकिन इतना मैं जरूर बोल लूंगा कि यहां का जो करंट है I3, जो I3 होगा बच्चों, जो I3, वो I1 प्लस I2 होगा। इस चीज की श्योरिटी मैं देता हूं, क्योंकि यहां से जो करंट आ रहा है वही तो इस वायर से जाएगा। सेम बच्चों इसकी कंडीशन होगी। देखो, यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां भी ज्यादा, यहां का कम, तो हीट फ्लो कहीं ना कहीं ऐसे करेगी। डन है, बिल्कुल सही है। चलो डायरेक्शन देखते जाओ जरा। यहां मान लेता हूं कुछ हीट ऐसे फ्लो करी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, उसको बोल देता हूं H1। इस डायरेक्शन में गई, उसको H2। और इधर से क्या जाएगी? इधर। यहां से कुछ टेम्परेचर कम ही होगा यहाँ का, देन यहां, तो यहां मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में गई, कितनी? H3। क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, जैसे मैंने वहां बोला I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यहां पर भी यहां से जो आने वाली करंट है, हीट करंट, प्लस यहां से इक्वल्स टू यहां से निकल जाएगी। तो H1 इक्वल्स टू, सॉरी, H1 प्लस H2, इन दोनों की वजह से जो आ रही है वो तीसरी में जा रही है। ठीक है, तो H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू H3। बोलो सही है बच्चों? बिल्कुल सही है। H1 बोलो क्या होता है? H क्या होता था? H क्या होता था? हीट करंट, वो पता है क्या होता था, ये बताओ। KA डेल्टा T अपॉन L, ऐसे ही याद कराया था मैंने। H की जगह Q बाई T रख देना तो आपका Q आ जाएगा। हीट क्या होता था? हीट फ्लोन, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वही तो होता था। ठीक है, तो यहाँ पे H की जगह क्या रख दोगे? 1 के लिए देखो, K की जगह 2K, एरिया मैंने A मान लिया सबका। ठीक है, डेल्टा T चेंज कितना होगा? यहाँ का टेम्परेचर मैंने कुछ T मान लिया, यहाँ का 90, तो चेंज क्या है? 90 माइनस T। ठीक है, अपॉन L, L की जगह 2L। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। H2 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों? जल्दी बताओ। सेम चीज, K की जगह 3K, उसका 3K दिया हुआ है, एरिया A, चेंज इन टेम्परेचर पता नहीं, 80 माइनस T, बिल्कुल सही। L 3L इक्वल्स टू, यहां का K कितना है? K, एरिया A, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कुछ ना कुछ T से माइनस 0 जाएगा, होल अपॉन L। बोलो सही है? बिल्कुल चाहिए, समझ आ रहा है? चलो काट दो इसको, खत्म करो आंसर को। देखो K बाई L गया, K बाई L गया, K बाई L कैसे गया? कॉमन लेके गया है, ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया। ठीक है, कितना बचा बताओ जल्दी? 90 माइनस T, 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस माइनस T प्लस 80 डिग्री सेल्सियस माइनस T इक्वल्स टू T माइनस 0 0। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? देखो यहाँ से इधर आ गया, देखो 3T इक्वल्स टू, इन दोनों का एडिशन कर दो, 170। T की वैल्यू कितनी आ गई? 170 अपॉन 3, ये जो भी वैल्यू आएगी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम जो नया चैप्टर करने वाले हैं आज, उसके लिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें आज कवर करने हैं बच्चों। ठीक है,
बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हमारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। आपकी क्लासेस जैसे जैसे आती जा रही है, अगर 1 या 2 दिन के बाद भी आपकी क्लास आती है तो बच्चों एक नॉर्मल सा लेक्चर अगर आपको 2 या 1.5 घंटे का भी मिलता है तो आप कर सकते हो, नॉर्मली कर सकते हो। आप ये सोचो ना, आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिलते जा रहे हैं, राइट? तो आप पर डे किसी किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते जा रहे हो। जैसे आज आपकी फिजिक्स की क्लास हो गई मान लो, साथ में मान लो आज मैथ्स की भी आ गई, तो आप दोनों पढ़ लोगे। नेक्स्ट डे किसी और चीज़ की आएगी, उसको पढ़ो, उसको भी टाइम दो, राइट? तो सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसी हिसाब से आपकी क्लासेस आ रही है चैनल्स पे, राइट? चलो, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, होता क्या है, क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, इसका यूज क्या है, सारी चीजें बताने वाले हैं, राइट? फिर उसके बाद ये सारी चीजें बताने के बाद कि क्यों पढ़ना है चैप्टर, हम थर्मल इक्विलिब्रियम जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है? फिर उसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? काफी बच्चों को पता होगा, रटा होगा, रटा, मैं बोल रहा हूँ रटा होगा आप लोगों को। चलो, फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इसको हम बच्चों यू से डिनोट करते हैं, और चेंज इन एनर्जी को डेल्टा यू, बता दिया है लेकिन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम सबको पता होगा, ज्यादातर बच्चों को, इसको एफ से डिनोट करते हैं, है ना? एंड लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन, ठीक है? इतनी चीजों की हम आज बात करने वाले हैं बच्चों। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए, आ जाओ आ जाओ। लो भाई, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स, बच्चों बताओ, क्या इस नाम से ही आपको आधा समझ आ गया होगा? नाम से ही बताओ, मैं भी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, थर्मो का मतलब कहीं ना कहीं रिलेशन है हीट से, ये हीट के बारे में बता कर रहा है हमको, ठीक है? डायनामिक्स से क्या बचता है, मतलब है डायनामिक्स से मतलब बताओ। देखो, मैं तो ये समझता हूँ, हमने पिछले चैप्टर्स में जो पढ़ा है, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा है, राइट? तो उसमें क्या होता था, डायनेमिक फ्लूइड भी होता था, मतलब ऐसा फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है। फ्लो मीन्स मोशन में है, सिंपल सा लिख दो, या तो फ्लो लिख दो या मोशन लिख दो, राइट? या पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज जो, ऐसी क्या बात करने वाले हैं, हीट के मोशन की। अरे लेकिन ये तो लास्ट चैप्टर में हमने बच्चों किया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने पूरी हीट की मोशन की तो बात की है, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट क्या होती है, हीट करंट क्या होता है, बोलो सही बात है? सही बात है बच्चों। हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं बच्चों हीट और वर्क, हीट और वर्क के बीच में चीजें जानने वाले हैं। कैसे कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मानो पुराने टाइम में क्या होता था, पत्थर लेते थे, उनको रगड़ देते थे एकदम, तो क्या होता था, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती थी, या तो वो गर्म हो जाते थे, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता था, या फिर आग लग जाती थी, होता था। तो हमने क्या किया, एक मैकेनिकल एनर्जी, कुछ वर्क किया हमने, एक्सटर्नल वर्क, तो वहां से क्या हो गया, वो चीज हीट में कन्वर्ट हो गई, है ना? सेम यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे हमारी पहले पुराने जमाने में ट्रेन होती थी, है ना, स्टीम इंजन टाइप की, वहां से चलती थी, स्टीम के इंजन होते थे, है ना? तो स्टीम जो एनर्जी बनती थी, स्टीम एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, वो हमारे किस यूज में आती थी, वर्क कराते थे। कैसा वर्क? ट्रेन चलने लगती थी, पहिए घूमने लगते थे। आया समझ में? ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले इस चैप्टर में। चलो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर का यूज क्यों आया। इसमें हम सबसे ज्यादा गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, गैसेस, ठीक? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, हमने सबकी एक्सटर्नल चेंजेस हमने बहुत की हैं, बहुत की एक्सटर्नल चेंज। जैसे ये बताओ, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका मास कुछ भी है m, ठीक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसे कोई फोर्स दे दूं बच्चों, कोई फोर्स लगा दूं, है ना, अभी ये रेस्ट पर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है? चलो, अगर मैं इसको कोई फोर्स लगा दूं और इसका कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो मतलब क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगी किसी एक्सेलरेशन से, मतलब वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, हमने इसके मोशन में चेंज कर दिया, हमने इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर दिए, हमने इसकी स्टेट चेंज कर दी। क्या कर दिया? स्टेट चेंज कर दी। कैसे कर दी? वेलोसिटी दे दी, अच्छा खासा बैठा था उसको भगा दिया, या कोई चलती हुई बॉल या किसी बॉक्स को हमने रोक दिया, या रोटेशन करा दिया, है ना? जैसे मैं हूं, मैं बाहर से, मेरे हाथ को किसी ने खींचा, है ना, कुछ भी कर रहा है, तो बाहर से तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर की जगह अंदर भी तो कुछ चेंजेस हो रहे होंगे मेरी बॉडी के, राइट? समझ रहे हो? अरे अंदर कुछ ही फ्लूइड्स वगैरह है, कुछ भी है, गैसेज है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। उसको हम कैसे पता करें बच्चों? तो थर्मोडायनेमिक्स जो हमारी डील करती है, जो ब्रांच है हमारी, वो हमारी बात ही सी चीज करती है। किस चीज की? इंटरनल चेंजेस की बात करती है बच्चों, इंटरनल चेंजेस इन सिस्टम। अब सिस्टम उसने बोल दिया, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप इस चीज को सिस्टम मान लो, आज से इस चीज को सिस्टम मान के चलो मैं बता देता हूँ। मान लो एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है? चलो, ये सिलेंडर है और मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड है या फ्लूइड मान लो, चलो गैस है इसके अंदर, गैसेस, ठीक है? इसको ऊपर से कवर कर रखा है ऐसे मान लो,
ठीक है, और इसके अंदर क्या है बच्चों, गैसेस, ठीक है। इसको आज से हमने सिस्टम मान लिया, चलो ठीक है, इसको मान लो सिस्टम है। अब सुनो, बाहर से फोर्स लगाओगे इसमें, कुछ भी करोगे तो क्या होगा, चेंजेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वेलोसिटी बढ़ सकती है, एनर्जीज आ सकती है, कुछ भी लेकिन अंदर भी तो गैसेस में कुछ चेंजेस हो रहा होगा, राइट। समझ गए मेरी बात को, हम इस अंदर वाली गैसेस की बातें करेंगे आज। थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल चेंजेस की बात करने वाले। अब सुनो, इंटरनल चेंज में भी हम कैसी बात करने वाले हैं बच्चों, सुनो। एक होती है बच्चों मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक होती है बच्चों, मैं पहले बता देता हूं आपको, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होता है इसको समझो, है ना, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बच्चों इसके अंदर कुछ गैस है, ठीक है, कुछ मास होगा उस गैस का, टोटल गैस के ऊपर जो भी इफेक्ट आ रहे होंगे, जो भी चेंजेस आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल किस चीज में प्रेशर में आ सकता है चेंजेस, प्रेशर में चेंज आ रहा हो, मान लो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, पूरे सिस्टम के वॉल्यूम में, समझ रहे हो, अंदर गैसेस का, या फिर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है, राइट, या किस चीज में चेंज आ सकता है, उसके मोल्स होंगे, कितने मोल्स है उसमें आ सकता है, सब्सटेंस का मास, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन ये सारी चीजें कब चेंजेस आ रही हैं, ड्यू टू हीट ट्रांसफर, और ड्यू टू हीट ही छोड़ देते हैं बोल के, मतलब हीट एनर्जी या हीट के आने जाने की वजह से इसके टेम्परेचर में, इंटरनल मतलब गैसेस की, पूरी गैस का कोई प्रेशर होगा पी, है ना, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है ना, वी हमारा इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, टी हमारा बढ़ रहा है कम हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों की जो बात करते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, बड़ा बड़ी बात कर रहे हैं, मोटी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। लेकिन बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है बच्चों, अब गैस के भी अंदर घुस जाओगे, टोटल गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस क्या है, मॉलिक्यूल्स ही होंगे उसके पास, बिल्कुल छोटी मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे होते हैं बच्चों, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हो। तो आप जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हो, तो उस टाइम आता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज मॉलिक्यूल के पास बिल्कुल होती है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम कहाँ देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं देखेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए हमने अलग से एक चैप्टर पढ़ना है बच्चों, वो है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। आपके चैप्टर में शायद NCERT में नाम दिया काइनेटिक थ्योरी, वो वही चीज़ है, ठीक। तो वहाँ हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम डीप में जाएंगे नहीं, हम ऊपर वाली चीज़ों की बात करेंगे, क्या, बल्क वाली चीज़ों की, पूरी गैस का प्रेशर, पूरी गैस का वॉल्यूम, है ना, टेम्परेचर, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। बोलो समझ आई इतनी बात, बिल्कुल। चलो अब हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है अब इसे समझेंगे, यहां तक बात समझ आई। हम केवल मैक्रोस्कोपिक लेवल की बातें करेंगे बच्चों, समझना नहीं है, मानना पड़ेगा आपको ठीक है। माइक्रोस्कोपिक भी बात करनी, आएगा अगला चैप्टर, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाओ बच्चों। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखो इसकी ना डेफिनेशन ना हर जगह दे रखी है, नेट पे देखोगे, विकिपीडिया पे देखोगे, बुक्स में देखोगे, किसी से पूछोगे, किसी बच्चे से पूछना, रटी रटाई बोलेगा, ये डेफिनेशन बोलेगा। टू आइसोलेटेड सिस्टम्स, या अपने हिसाब से कुछ बन के बोल सकता है, जैसे बोलो क्या बोल रहा है, टू आइसोलेटेड सिस्टम द स्टेट्स ऑफ विच आर सच दैट नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी वुड अकर बिटवीन देम इफ दे वर कनेक्टेड बाय ए डायथर्मिक वॉल, कंडक्टिंग वॉल। ये मैंने ही लिख रखा है जिससे आपको समझ आ जाए। कंडक्टिंग वॉल का मतलब हो जाता है बच्चों कि वहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर दो कोई सिस्टम है, उनको ऐसे रखा जाए विच आर सच दैट नो नेट हीट ट्रांसफर हो रही है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। मान लो उन्होंने बोला कि ये मेरा एक सिस्टम है, ए बोल दिया उसने, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। उनने बोला इनके बीच में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स, अब सुनो, कोई भी हीट का ट्रांसफर कब नहीं होता, जब टेम्परेचर सेम होता है, राइट। तो ये हमसे डेफिनेशन बोलना चाहती है कि दो सिस्टम्स जब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट मीन्स TA इक्वल्स टू TB। जब TA इक्वल्स टू TB होगा, जब टेम्परेचर सेम होगा दोनों का, तब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इतनी सी बात बोल रहा है। ये डेफिनेशन आपकी करेक्ट है, लेकिन ये डेफिनेशन आई कहां से वो जानना जरूरी है, वरना आपका अगर IIT या JEE में क्वेश्चन पूछ लिया,
जेई मेंस या एडवांस में आपसे क्वेश्चन पूछ गया, इसमें डीप में घुस के, तो आप गलत करके आओगे, है ना। इसकी डेफिनेशन समझो। अब डेफिनेशन क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखो बच्चों, मैं यहाँ से अलग से लिखने वाला हूँ। ये डायरेक्ट बता दूँ पहले, चलो डायरेक्ट बता देते हैं बच्चों। अभी हमने क्या देखा, देखो यहाँ देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स या उसका मास, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। अब मतलब कोई भी एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स वो सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। देखो यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए साइड में, इस पे ध्यान देना पहले। व्हेन द सिस्टम ये सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, व्हेन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, है ना, यहां पे लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक, राइट। व्हेन द मैक्रोस्कोपिक, सॉरी बच्चों, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक, क्या लिखूंगा बताओ, लाइक कैसा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर remains constant, राइट। रिमेन्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, या कांस्टेंट हो जाए, और आर कांस्टेंट, है ना, और लिखेंगे और आर कांस्टेंट, देन दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलो अब डेफिनेशन समझ आई, बोलो बच्चों समझ आई। When the macroscopic properties of the systems like pressure, volume, temperature remains constant or are constant, या तो ऑलरेडी कांस्टेंट है या रहे उस पे कांस्टेंट, ठीक है, देन द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारी करेक्ट डेफिनेशन है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये आई कैसे वो जानना जरूरी है, ठीक है। चलो मैं यहीं आपसे एक बात करता हूं, यहीं आपसे एक बात कर लेता हूं, ठीक है। मानो इस डेफिनेशन का प्रूफ देता हूं आपको। चलो मान लो मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें मैंने कुछ ऐसी वॉल ले ली है, ठीक है, ऐसा करके मान लो, चलो ठीक है, ये मेरी वॉल्स है, ठीक, और इसके अंदर क्या फिल है बच्चों, गैस, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस है। ये मैंने जो वॉल बनाई है बच्चों, ये वॉल है मेरी नॉन कंडक्टिंग। कैसी है, देखो यहां लिख देते हैं इसको, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मीन्स क्या हो गया, मतलब हीट का फ्लो होगा ही नहीं, है ना। इसको थर्मोडायनेमिक्स में नाम दिया गया एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, और ऐसी बाउंड्री चारों तरफ बना रखी है। मान लो इस गैस का प्रेशर है बच्चों, इस गैस का प्रेशर है यहाँ पर P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T, मोल्स है स्मॉल n, ठीक है, मास भी है उसके पास मान लो, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ मान लो T0। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये स्टार्टिंग में ही हम नहीं सोचते ना बातें करते हैं, जरूरी है जानना बच्चों, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, हीट का फ्लो नहीं हो सकता, तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है या इसका टेम्परेचर है उनको आपस में मतलब नहीं है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है, हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इसका अगर टेम्परेचर कुछ भी T है तो वो हमेशा T रहेगा, चाहे 1 साल बाद आओ, चाहे 2 साल बाद आओ, चाहे 2 दिन बाद आओ, जब तक ये कंडक्टिंग हो गया। सेम प्रेशर भी रहेगा, क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, वॉल्स में कनेक्टेड है, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही है ना। मास की बात करो, मास ही फिक्स है, जितना मास उसके अंदर डाला था उतना ही रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई बच्चों, कांस्टेंट, देखो, है ना। तो ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, समझ आया, आया। देखो मैं आपका पॉइंट को गलत करके दिखा देता हूँ, देखो आओ, इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, ठीक है, चलो आपको भी फील आ जाएगा, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये मैंने बनाया, ये मेरी वॉल्स हैं।
अब इसको मैं वही नॉर्मल वाली वॉल्स बना रहा हूँ, जिसको क्या बोलूँगा बच्चों, एडियाबैटिक। आज से नाम सीखो इस चीज़ को, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग उसका मतलब होता है। ठीक है, चलो इसके बीच में मैंने एक एडियाबैटिक वॉल और लगा दी। समझ आया? ठीक है, मैंने बोला बच्चों इसमें कोई गैस फिल है जिसका नाम ए है, और इसमें कोई गैस फिल है जिसका नाम बी है। ठीक है, ये क्या है हमारी नॉन कंडक्टिंग, मतलब एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, ये वाली वॉल भी मेरी एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, चलो अगर ये कोई गैस ए है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, है ना। तो मान लो इसका प्रेशर पी ए है ना, इसका उस टाइम पे कुछ टेम्परेचर टी है इस गैस का, इसका वॉल्यूम होगा वी ए मान लेते हैं, और इसका पी वी, टी वी और वी वी। ठीक है, बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज और बोल देता हूं बच्चे यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। बराबर है ही नहीं है, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, सेम चीज को रिपीट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वो उससे बड़ा है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तुम लोगों के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। चलो अब मुझे बताओ जल्दी से, आधे बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, है कि नहीं? जल्दी बताओ जल्दी। आधे बच्चे बोल रहे होंगे सर नहीं है, आधे बच्चे बोल रहे होंगे नहीं है, आधे 80% नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई ना कोई ना कोई, समझो 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 समझो। पता है क्यों बोला होगा कि नहीं है? बच्चों को रटा हुआ होता है, बच्चों को रटा हुआ होता है। दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब TA इक्वल्स टू TB होगा। उनको ये रटा होता है कि TA इक्वल्स टू TB होगा तभी वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बोलो बच्चों, मैं सही बोल रहा हूँ? यही रटा है, ये रटा है। आप क्या लगाओगे? आप क्या लगाओगे ऑप्शन में आंसर कि नहीं है? क्वेश्चन में आ गया तो आप क्या लगाओगे? आप बोलोगे नहीं है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज नहीं है। समझ आया बच्चों? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक मतलब यहां से कोई हीट नहीं निकल सकती, बिल्कुल नहीं निकल सकती। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है ना सराउंडिंग इसको हीट दे सकता है, ना ये निकाल सकता है, ना ये इसको हीट दे सकता है, ना उससे बी से हीट ले सकता है। दैट मीन्स इसका टेम्परेचर हमेशा के लिए TA हो गया, हमेशा के लिए TA हो गया, और इसका हमेशा के लिए TB हो गया। ना ये अपना टेम्परेचर बदलेगा, ना ये अपना बदलेगा, और दोनों का टेम्परेचर भी डिफरेंट है। बोलो समझ आई बात? बिल्कुल समझ आई, तरीके से समझ आया। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो डेफिनेशन ही गलत कर दी। अरे नहीं करी, समझो, बात को समझा करो, वो चीज भी है। देखो हम क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, करते चले जाते, करते चले जाते, फिर क्या होता है पता है? आखिरी में जो रिजल्ट निकलता है उसी को पकड़ के हम चीज़ों को करने लग जाते हैं। ठीक है ना, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ मैं लगा हूँ उसमें बॉम्बार्डिंग करने, और एक रिजल्ट बन के आया। अब लोग क्या खाएंगे? लोग तो मिठाई खाएंगे ना, मेहनत तो नहीं देखेंगे ना। वही चीज़ एक्सपेरिमेंट किया कैसे, डेफिनेशन क्या है वो किसी को नहीं जानना है, उनको केवल मेन चीज़ जाननी है कि अगर ये TA इक्वल्स टू TB है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सर दो मेरे को 4 नंबर -1 लेके आ जाओगे। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, वो चीज़ भी यहीं से निकल के आई। अब सुनो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ देखो बगल में, सेम इसी के जैसे मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आपको, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ का डिफरेंस दूंगा बच्चों, जिससे आपकी चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम TA इक्वल्स टू TB होगा। ठीक, चलो डिफरेंस है, मैं क्या करूंगा, इसको तो देखो एडियाबैटिक वॉल ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे सराउंडिंग से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं करवाना है। मैंने इसको एडियाबैटिक वॉल बना दिया। ठीक है, चलो मैंने क्या किया इस बार बच्चों कि बीच की जो लेयर बनाई है, ये येलो कलर से जो आपको दिख रही है, ये मेरी है बच्चों कंडक्टिंग। ठीक है, इसको मैंने कंडक्टिंग कर दिया, ये कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में एक नाम देते हैं, कर लो याद हो पाए तो, मर्जी है आपकी, आ जाओ। डायाथर्मिक वॉल। रटो रटो रट्टा मारो, सर रटवा रहे हो। अरे रटवा नहीं रहा, यही वर्ड यूज होंगे, यही वर्ड यूज होंगे। चलो आओ, आ जाओ। अब सुनो, ये जो भी चीजें थी वही सेम है उसमें भी है।
मतलब इसका इसमें कोई गैस ए है, इसमें कोई गैस बी है, मतलब इसमें कोई गैस ए है, इसमें कोई गैस बी है, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर पी ए, टेम्परेचर टी ए, वो वॉल्यूम टी वी ए बोल दो, इसका प्रेशर पी टी और वी किसका है, गैस का बी का। ठीक, चलो अब सुनो, अब सुनना मेरी बात, सराउंडिंग से कुछ नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग में एडियाबैटिक बॉल है। ये कौन सी बॉल है बच्चों, इसको मत भूल जाना यार, एडियाबैटिक, इतना मत लिखवाओ यार बच्चों, बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ। चलो ये कंडक्टिंग वॉल है और देखो यहां क्या बोला था मैंने, टी ए इज ग्रेटर देन टी बी। अरे बाप रे, अब तो कंडक्टिंग है और इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका कम। ये तो सर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहुंच गए। जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट का फ्लो होता है, कराओ हीट का फ्लो, किसने रोका। अब सुनो, इसका टेम्परेचर ज्यादा इसका कम, मतलब इसकी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वाइब्रेशन, और इसके पास कम। अब ये वॉल कंडक्टिंग है तो क्या होगा, क्या होगा, इससे इसके मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ये अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे देगा, लेकिन कब तक देगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कभी ना कभी तो टाइम आएगा, कौन सा टाइम आएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा था इसका कम था, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ के मान लो टीसी हो गया और इसका टेम्परेचर कम होकर टीसी हो गया क्योंकि इसने एनर्जी इसको दे दी और इसने टेम्परेचर गेन कर लिया, मान लो इसने टेम्परेचर गेन करके टीसी कर दिया, दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया। अब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं बच्चों, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया। दैट मीन्स हीट का फ्लो अब रुक जाएगा, क्योंकि हीट क्या बोलती है, कब फ्लो होती है हीट का फ्लो, अरे यही तो हीट, नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट एनी मैकेनिकल थिंग, नॉन मैकेनिकल वे में ट्रांसफर हो रहा है, इसी को, ये एनर्जी का ही तो ट्रांसफर है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मीन्स Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं इस कंडीशन के बाद Q इक्वल्स टू 0। लेकिन बच्चों अब आपको समझ आया, जो डेफिनेशन की आप बात करते हो ना वो ये चीज है, लेकिन ये कब आई, कुछ टाइम के बाद आई ना, स्टार्टिंग में तो नहीं आया। समझ रहे हो मेरी बात को, स्टार्टिंग में ये चीज आई, बिल्कुल नहीं आई, स्टार्टिंग में नहीं आई ना। हाँ, ये कब आई, कुछ टाइम के बाद आई, कुछ टाइम के बाद जब इसमें हीट ट्रांसफर हुआ तब इनका टेम्परेचर सेम हुआ। ये मोटी मोटी बात हम याद रख लेते हैं बच्चों कि कोई भी दो सिस्टम है, अगर उनके बीच में टेम्परेचर सेम है या हीट फ्लो नहीं हो रही है तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन ये चीज़ आई तो यहीं से ना, अगर देखो इस वॉल को ही चेंज करके मैं एडियाबैटिक कर दूं तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। फीलिंग आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम की, एक नंबर कड़क फीलिंग आ गई, मज़ा आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम में। आई समझ, बिल्कुल समझ आई। चलो इसी से रिलेटेड हमारे बच्चों जीरोथ लॉ पढ़ने वाले हैं, जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ हमसे क्या बोलता है, चलो देख लो, पहले यहाँ देख लो। जीरोथ लॉ हमसे क्या बोलता है, जैसे मान लो कोई, देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आप लोग पढ़ के बैठे हो, मैं मानता हूँ पढ़ के बैठे हो, लेकिन वो लोग कोई अंतर्यामी नहीं थे जो साइंटिस्ट वगैरह थे। उन्होंने क्या किया, वो लोग भी एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंटल थ्रू वो चीज़ आई, वो चीज़ हम जानेंगे कि वो आई कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, आ जाओ। जीरोथ लॉ क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई बॉडी एक ए है, ठीक, एक बॉडी मान लो बी है, ठीक ठीक है, और एक बॉडी मान लो सी है, बॉडी या सिस्टम मान लो तीनों का अलग अलग, ठीक है। ये बोलता है जीरोथ लॉ हमसे कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टीई मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ के लिए, दैट मीन्स टी ए इज इक्वल्स टू टी बी। बिल्कुल सही, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं इनको चिपकाया गया होगा, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा तो हीट फ्लो हो गई होगी, तो जब टेम्परेचर सेम आ गया होगा तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टी ए इक्वल्स टू टी बी। चलो अब आपको फीलिंग आ रही होगी जब मैं ये लिख रहा हूँ, है ना, कि हीट फ्लो हुआ होगा, और अगर डायरेक्टली अगर लिख देता तो आप लोग भी कहते हैं हाँ सर भी वही बता रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपको अब वॉल्स वगैरह के केस में किसी ने फंसाया तब आप बता सकते हो कि वॉल्स में फंसाया, सर टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम +4 लाएंगे, -1 नहीं लाएंगे वहाँ। चलो जब ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टी ए इक्वल्स टू टी बी, बिल्कुल सही। फिर वो बोलता है अब बी और सी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, उसने ये बोला कि अगर ए और बी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम, बी और सी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर भी सेम। इसका मतलब
ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये बोलता है जीरोथ लॉ, ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट मीन्स टी ए इज इक्वल्स टू टी सी। यहां से निकल के आ रहा है कि नहीं, देख लो, टी ए इज इक्वल्स टू टी सी। अब सुनो, ये तो हमने मोटी मोटी बात कर ली, कैसी रिजल्ट की बात कर ली कि जीरोथ लॉ क्या होता है। आया कैसे वो देखो, आया कैसे, उनने क्या किया, कैसे निकाला होगा, ये देख लेते हैं। मोटी मोटी बातें करते हैं अपन भी, है ना। मजे से पढ़ो, देखो बच्चों मजे से पढ़ो चैप्टर की, जब फीलिंग आएगी ना आपको, मान लो आज इंट्रोडक्शन का चैप्टर हम थर्मो पढ़ेंगे, जितना भी बताया जाएगा उसको समझेंगे, आगे की चीजें अपने आप सिंपल हो जाएंगी, अपने आप सिंपल हो जाएंगी, टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो इनने क्या किया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए कोई बैठे होंगे बूढ़े बूढ़े, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, है ना, खाना वाना खा के, रोटी सब्जी खा के, दाल रोटी खा के बैठे होंगे, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। तो उनने क्या किया, उनने ऐसी एक दो बीकर टाइप का कुछ शेप बनाया। देखो इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, राइट, आ जाओ, ऐसा ऐसा उनने कुछ एक शेप बनाया बच्चों, ठीक। और इस शेप में उनने क्या किया, ये कोई शेप नहीं है, ये उनने एडियाबैटिक वॉल्स बनाई है बच्चों, एडियाबैटिक वॉल्स। समझ गए एडियाबैटिक का मतलब? हाँ सर, मतलब हीट फ्लो नहीं होगा। ओके सर, आप जैसा बोलोगे हम मानते जाएंगे। आ जाओ, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, ये सिस्टम बनाया, ठीक। इसको बोला उनने ए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, दो सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को उनने क्या किया, एडियाबैटिक वॉल के थ्रू इनने कवर करके रखा है। उनने इसके बाद क्या किया बच्चों, इसके ऊपर, ये देखो मैं डॉटेड से जो बना रहा हूं ना बच्चों, इसके ऊपर एक सिस्टम और रखा, इसको बोल दिया उन्होंने सी। और ये येलो लाइन जो बनी है ना बच्चों, येलो लाइन देखो मैं यहाँ कर देता, अगर ये डॉटेड लाइन है अगर, तो इसका मतलब हो गया कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल, दैट मीन्स डायाथर्मिक। समझ आया? मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोई ना, आ जाओ। और इस वॉल्स को क्या बोलेंगे, ये लो, इस वॉल्स को भी मैंने आपको बता दी, कंफ्यूजन ही मत रखना। इसको कंडक्टिंग, इसको नॉन कंडक्टिंग बोलेंगे। एडियाबैटिक है ना हमारा, हाँ बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इसको लिख देते हैं नॉन कंडक्टिंग। आ जाओ, नॉन सॉरी, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, ठीक, चलो ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। किसी को लेक्चर स्लो लग रहा है, 1.25 की स्पीड पे चालू हो जाओ, चालू हो जाओ 1.25 की स्पीड पे। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों, एडियाबैटिक। चलो समझ आया, बिल्कुल समझ आया। चलो अब सुनो, हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया ए बी सी, ए और बी को हमने एडियाबैटिक वॉल्स के थ्रू रख दिया, ठीक है। सी को क्या किया, दोनों के ऊपर रख दिया लाके, और ये एक कंडक्टिंग वॉल के थ्रू रख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर गैसेज हैं, ठीक है, गैसेज हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस जगह का प्रेशर कुछ होगा, मान लो पी ए है, टेम्परेचर टी ए है, और वॉल्यूम बी ए। सेम इसका कर देते हैं, पी बी, टी बी और बी बी, ठीक है। इसका बोल दो जल्दी से, क्या बोलोगे, बोलो बोलो बोलो, पी सी, वी सी एंड टी सी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये कंडक्टिंग वॉल है, दैट मीन्स यहां से हीट का फ्लो होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं भी है, इसका टेम्परेचर ज्यादा या इसका ज्यादा, इसका ज्यादा इसका कम, तो यहां से हीट फ्लो हो जाएगी, इसका ज्यादा इसका कम, तो यहां से यहां, तो कहीं ना कहीं किसी टाइम बाद ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसका मतलब ये देखो, यहां से देखो, ये और ये कभी ना कभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और जब भी आएंगे तो क्या बोलेंगे, टी ए इज इक्वल्स टू टी सी। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। और ये भी कंडक्टिंग वॉल है, तो ये और ये भी कभी ना कभी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, और ये भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया टी बी इज इक्वल्स टू टी सी हो गया है, ठीक है। उनने ये चीज नोट कर ली। अब उन्हें ए और बी के रिलेशन में कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं पता। अब उनने पता है क्या किया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनको इन दोनों की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उनने क्या किया बच्चों, यहां चेंज किया। क्या चेंज किया, इस वॉल को हटा के उनने कंडक्टिंग वॉल बना दिया। देखो इस वॉल को मैं हटाता हूं, हटाते इस वॉल को, ये मैंने हटा दिया, और इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया बच्चों, कंडक्टिंग। ये लो कंडक्टिंग लगा दिया। अरे बाप रे, पता उनने क्या देखा, उनने देखा कि कंडक्टिंग वॉल लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के यहाँ,
ये अटेंशन, खड़े हो जाते हैं अपन सीधे, ऐसे ही खड़े से रह गए, कुछ नहीं हुआ, हिले ही नहीं है, ना इनका प्रेशर बदला, ना इसका प्रेशर बदला, ना इसका टेम्परेचर बदला, ना इसका बदला, ना इसका वॉल्यूम बदला, ना इधर से उधर हुए, ऐसे कैसे रह गए? इसका मतलब इनका स्टेट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ। सो राइट नाउ दे आर इन द स्टेट एज बिफोर, मतलब नो चेंज ऑफ स्टेट, यहां लिख दूं नो चेंज ऑफ स्टेट, नो चेंज ऑफ स्टेट। बोलो फीलिंग आ रही है इसकी? नो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब पहले जो था वही का वही है, राइट? तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी रही होगी, क्या रही होगी? इसका मतलब हीट का फ्लो भी नहीं हुआ होगा। बात समझ आ रही है? हीट का फ्लो नहीं हुआ होगा ना। हाँ, हीट का फ्लो मतलब यहां से यहां के लिए हीट का फ्लो जीरो, और हीट का फ्लो जीरो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो। अरे टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं हो तो हीट फ्लो नहीं होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब टी ए माइनस टी बी जीरो होगा, या टी बी माइनस टी ए जीरो होगा। बोलो सही है? हाँ सही है सर। तो इसका मतलब दोनों में कुछ भी हो, टी ए इक्वल्स टू टी बी तो है ही। बोलो समझ आई चीज? ये था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लपक लपक के चालू कर देते हैं, कहीं भी चिपका दिया, ये लो ये लो ये लो। समझो चीज़ों को, आया समझ? यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? मज़ा आ रहा है लेक्चर में? आगे बढ़े? बिल्कुल एक नंबर। जिस जिसको लेक्चर में मज़ा आ रहा है, जिस जिसको लग रहा है कि बढ़िया चीज़ से पढ़ाई जा रही है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा रही है, या आपको कोई कमी लग रही है, राइट, आप चाहते हो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तो 1.25, उसके लिए मत बोलना। लेकिन अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, कोई और चीज़ में आपको दिक्कत लग रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स बिल्कुल पढ़ता हूँ, ठीक है? चलो, और जिनकी ज़रूरत है उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ, राइट? हाँ चलो ठीक है। तो जिन जिन को ये लेक्चर और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ गई, जीरोथ लॉ तक, थर्मल इक्विलिब्रियम जीरोथ लॉ तक, वो जल्दी से एक एक थम्स अप करके बता दे मेरे को, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं समझा रहा हूँ। करेक्ट? चलो अपन बिना किसी देरी की आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी, देखो अभी हम क्या बोला था, अरे फारसी बोलते हैं ना, फारसी। अभी हम क्या बोला था, तुमको क्या बोला था, तो उस टाइप से निकल गई, सॉरी। आ जाओ वापस। हम ना देखो इंटरनल चेंजेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो एनर्जी भी तो इंटरनल की बात करें, इंटरनल की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसमें मेरी गलती नहीं है बच्चों। अब आप ही को मैंने बोला इंटरनल की बात करेंगे, आप बोले ठीक है पढ़ाओ सर थर्मोडायनेमिक्स, आ गई इंटरनल एनर्जी, पढ़ो अब इसको भी। मेरी गलती नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, इंटरनल एनर्जी पे आते हैं अपन लोग। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, सुनो बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में सिस्टम मान लो, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसकी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, सिस्टम होगा, कुछ ना कुछ होगा। मान लो इसके अंदर ये गैसेज है, ठीक है, कुछ भी है, एक फ्लूइड है, गैसेज है मान लो, ठीक है। चलो कोई एक सिस्टम होता है बच्चों, उसके पास टोटल एनर्जी होगी कुछ। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम मत समझना, इसको टोटल एनर्जी लिख रहा हूं मैं। दिस इज टी इज फॉर टोटल एनर्जी, कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल एनर्जी वहां शॉर्ट में इसलिए लिखा जिससे टाइम बच जाए, ठीक है। टोटल एनर्जी, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों बताओ? काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही सर। और पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही बच्चों। और चलो और नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कैसी कैसी आ सकती है। अगर मैं इसको धक्का दे दूं तो ये कंटेनर है, मान लो कंटेनर, जैसे पानी वाला ड्रम देखा है, ऐसे ही ड्रम मान लो एक, और उसमें मान लो पानी की जगह गैस भरी है, ठीक है। चल मैं इसको धक्का दे दूं, धूम, क्या होगा, स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो एक तो नॉर्मल लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल दूं, चलो लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे इसको। लीनियर से आप समझ गए, वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। और क्या हो सकती है? अरे कैसी बात कर रहे हो, घुमा दो ना इसको। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल भी तो हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है सर, आप तो बिल्कुल बढ़िया बता रहे हो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चलो बताओ इस बच्चों, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी? अरे बिल्कुल होगी। मान लो ये किसी हाइट से ऊपर है, किसी h हाइट से ऊपर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। कौन मना कर रहा है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसके पास क्या क्या हो सकती है, देखो पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह से आ रही है। तो क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो समझ आया? बिल्कुल सही बच्चों। अच्छा बच्चों सुनो, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती, आपको शायद नहीं पता हो,
ये 12th क्लास का आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 12th क्लास। अगर वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाता है तो ये आप मान लीजिए आपकी 12th क्लास ईजी हो जाएगी, राइट। वहाँ पर भी ऐसी ग्रेविटी की तरह चार्जेस की वजह से एक फील्ड होती है जो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मान लो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड भी आ जाएगी। क्या बोल, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ आएगा। सही है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल आएगा। हाँ, तो ये कुछ मतलब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह मिलते हुए ये सारी चीज़ें हमारी दो टाइप की एनर्जी आ जाती हैं। अच्छा, अब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगी? थोड़ा सोच के बताओ बच्चों। बिल्कुल होगी बच्चों। अंदर गैसेज हैं, गैसेज मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। मैं आपको क्या बोलूँ, गैसेज का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर ही तो बने। अब मॉलिक्यूल के पास तो एनर्जी होती है, कौन कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। अभी के लिए हमें ये पता लगा इसके पास कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। चल, अब वो क्या होगी वो हम देखते हैं। चलो, तो यहाँ मैं लिख दूँ प्लस कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। अब वो क्या क्या होगी ये देख लेते हैं। चलो, मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी मतलब इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। सुनो बच्चों, मॉलिक्यूल्स को वेलोसिटी भी तो मिल सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, जेड में भी जा सकते हैं। बोलो सही बात है? बिल्कुल सही। अरे ये जेड एक्सिस है, परेशान मत हो जाना, बोलोगे सर क्या बना दिए। समझ आ रहा है एक्सिस? आया अब समझ में? चलो, तो हाँ इंटरनल एनर्जी होती है तो क्या क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उसमें। किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक चीज और सुनो बच्चों, क्या आपको याद है इलास्टिसिटी में भी मैंने आपको बताया, फ्लूइड्स में भी मैंने आपको बताया, क्या बताया, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स, वो अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को पकड़ के रखे, छोड़ना चाहते ही नहीं है। दैट मीन्स दे आर हैविंग सम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छी बात है। मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अरे कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक चीज और भूल गए बच्चों आप, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ऐसे कैसे भूल सकते हो बच्चों, पूरा हीट पढ़ लिया इसी के ऊपर है। टेम्परेचर क्या है, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। चलो ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। हम जो सिस्टम लेते हैं वो रेस्ट में लेते हैं। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमारा ये सिस्टम जो हमने लिया है बच्चों, आप देखोगे, अब आप कहोगे ये क्या किया सर, आप इतने अजम्पशंस कैसे मान रहे हो। सुनो, हम क्या बोलेंगे, हमारा सिस्टम है रेस्ट पर, तुरंत रेस्ट पे होते ही काइनेटिक एनर्जी खत्म, वेलोसिटी जीरो, रेस्ट पर है, कहीं जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, मतलब ही नहीं, खत्म। चलो, हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं वो रेस्ट वाली सिस्टम के लिए पढ़ने वाले हैं, चलो खत्म। और सुनो, एक चीज और अज्यूम करेंगे यहां पर, क्या बच्चों, नो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ग्रेविटेशनल, मैं सोच रहा था एक ही वे में फील्ड्स का लिख दो, रो ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? जब कोई ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फील्ड, या मेरी मान लो मैं कोई फोर्स लगवाते, मेरी कोई फील्ड है अभिनव फील्ड, और वो फोर्स लगवाती है, तो वो फील्ड भी हम नहीं मान रहे हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग दोज टाइप्स ऑफ फील्ड्स। हम मान ही नहीं रहे हैं किसी ग्रेविटी में, हम केवल उसकी इंटरनल, देखो मकसद क्या है, मेरी बात बताओ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि अगर फील्ड नहीं मानेंगे, ठीक। हम ये सारी चीज़ें जीरो कर क्यों रहे हैं बच्चों, मुझे मकसद बताओ। हम उनकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं। और इंटरनल एनर्जी की बात कब कर पाओगे, जब इन अचड़ पचड़ चीज़ों को हटाओगे तभी तो। और इसको हटाओगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी कैसे गायब कर सकते हो, रोक दो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे गायब कर सकते हो, फील्ड हटा दो। बच्चेगा क्या, इंटरनल एनर्जी। अब कर लोगे ना बात, अब आप बता सकते हो ना कि अंदर की प्रॉपर्टीज क्या है। समझ रहे हो मेरी लॉजिक, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए हमने ये सारे अजम्पशंस लिए, नहीं तो हमारा क्या जा रहा था, चलाओ गाड़ी, कराओ सर, लगाओ सब कुछ, चलो आ जाओ। अब सुनो, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी बची आफ्टर फाइनल अजम्पशंस, टोटल एनर्जी बची, वो क्या बची, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आगे से हम इस इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे और इंटरनल एनर्जी को यू, ठीक है, समझ आया। चलो, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में तीन टाइप की एनर्जी है, ये रही, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे बढ़े। अब आप हेडिंग डालोगे फॉर आइडियल गैस।
फॉर आइडियल गैस। बच्चों आपको लगता है assumptions खत्म हो गए हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आ जाओ पढ़ो क्या लिखा है। फॉर आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बच्चों आइडियल गैस तो पता है ना? क्या शक्ल देख रहे हो, क्या शक्ल देख रहे हो? आइडियल गैस पता है ना? अरे आइडियल गैस का मतलब होता है, चलो ये मान लो मोटी मोटी बात, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कोई भी गैस अगर इसको फॉलो कर रही है, आइडियल गैस इस चीज को फॉलो करती है, ठीक है? तो ये हो गई हमारी आइडियल गैस। अगर इस इक्वेशन को गैस फॉलो कर रही है, दैट मीन्स दैट गैस इज एन आइडियल गैस। सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? चलो अब सुनो बच्चों, फॉर आइडियल गैस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू जीरो। ओ भाई ये क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देखो आइडियल गैस के लिए हमसे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ए माफ करो मेरे ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोला है? ये आइडियल गैस खुद बोल के बैठी हुई है, पहले से बोल के बैठी हुई है कि भाई फॉर आइडियल गैस, बोलती है कि मेरे लिए मेरी जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस क्या है स्पेलिंग, आइडियल गैस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बच्चों मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं है, तो क्या मतलब, क्या मतलब? पीछे आओ पीछे आओ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हम पोटेंशियल एनर्जी को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये चीज नेग्लेक्ट हो गई बच्चों, ये चीज, तो बची क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट मीन्स वी आर हैविंग दी ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरी टोटल एनर्जी ई है वो मेरी इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे, जो कि मेरी केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी से डिपेंड करती है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल बढ़िया। चलो अब सुनना, यहां पर मैं वापस जा रहा हूं बार-बार, यहां पर जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसकी मैं बाद में बात करूंगा, इस एनर्जी की मैं बाद में बात करूंगा बच्चों। पहले मैं केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा। समझ आ गई? भूलूंगा नहीं, देखते चलो। अब आ जाओ, इतनी बात हो गई, ये चीज समझ आ गई कि उसकी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं केवल और केवल। आ गया? चलो अब जल्दी से हेडिंग डालो, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। जैसे क्या हो गई, हीलियम हो गई, क्या हो गई, हीलियम हो गई, है ना, और नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, जो भी है, मतलब एक टाइप से कहने का मतलब है मेरा मोनो एटॉमिक है, ठीक है। चलो इसके लिए हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम एनर्जी की बात करने वाले हैं। कौन सी एनर्जी की बात करने वाले हैं? जिसकी हमें बोला गया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। इसके लिए क्या होगा, टोटल एनर्जी जो होगी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी इंटरनल एनर्जी होगी, और वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये बात किसकी चल रही है बच्चों, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल की, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, मान लो मेरे पास हीलियम है, मैं हीलियम की बात कर लेता हूं आपसे। तो हीलियम का कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होगा, ये मान लो, देखो ये रहा, ठीक है। चलो तो इसके पास क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये तो एक्स के अलॉन्ग भी इसके पास कुछ वेलोसिटी हो सकती है, ये तो वाई के अलॉन्ग भी कहीं ना कहीं जा सकता है, और जेड के अलॉन्ग भी जा सकता है। क्यों जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है बच्चों। कैसे? ऐसे मान लो, चलो जेड, वी जेड हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो इस मॉलिक्यूल के पास तीन टाइप की एनर्जी हो सकती है। कौन कौन सी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। अरे मॉलिक्यूल से एक्स के अलॉन्ग भी मोशन कर सकता है, वाई और जेड तीनों, तो तीनों एनर्जी मैंने काइनेटिक एनर्जी जोड़ दी उसकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो और कौन सी एनर्जी हो सकती है बच्चों, और बताओ। एक मॉलिक्यूल है गोल सा, क्या इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है? हो सकती है, लेकिन एक्स के अलॉन्ग रोटेट करेगा तो भी गोल गोल घूमेगा, वाई के अलॉन्ग तो भी गोल, छोटा है, बहुत छोटा है। तो पता है क्या, सुनो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का होता है टर्म, क्या होता है देखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलो आई क्या होता है बच्चों, आई होता है मेरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आर क्या है, रेडियस होती है किसकी, बॉडी की, है ना, या फिर जिस एक्सिस से आप रोटेट कर रहे हो, जितने डिस्टेंस पे कर रहे हो, वो आर होता है। जैसे ये है, अगर मैं इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेशन कर रहा है, ये है ना, कैसे, ऐसे ऐसे, तो इसका आर क्या होगा पता है, ये होगा। समझ गए? ये चीज है।
ये बताओ छोटा सा मॉलिक्यूल अपनी जगह पे घूम रहा है, कितना ही रेडियस होगा उसका, और मॉलिक्यूल तो वैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बहुत छोटा, उसका भी स्क्वायर कर बैठे हम तो आर स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू बहुत छोटी होगी? क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो तीनों एक्सिस के लिए जो रोटेशन एनर्जी होगी वो तो नेग्लेक्ट हो गई, नेग्लेक्ट हो गई तो जीरो हो गई। तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी निकल के आ रही है वो 3 एक्सिस की वजह से आ रही है। कितनी आ रही है? 3 एक्सिस की वजह से आ रही है। करेक्ट है। चलो, और क्या क्या आ रही है? एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। चलो अब सुनो बच्चों, अब सुनो, यहां पे मैं एक नाम बोलने वाला हूं बच्चों, यहां पर मैं एक नाम बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलने वाला हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आधे बच्चे जानते होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले मोटा मोटा बता दूं कि क्या होता है, बोलो बच्चों, बता दीजिए सर। इसका मतलब होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी की जो हमारी इक्वेशन आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या आ रही है? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स कितने हैं, वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। किस में लिखोगे? इन द एक्सप्रेशन में ही तो लिखोगे। अरे रुको मैं लिख देता हूं, इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। बोलो समझ आया? इंटरनल एनर्जी तो है ये यू, ठीक है। अब सुनो, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे बच्चों? अगर इसकी वेलोसिटी एक्स के अलोंग है तो क्या ये पूरी इंडिपेंडेंट टर्म होगी एक? बिल्कुल होगी। तो इसमें कितनी टोटल ऐसी इंडिपेंडेंट टर्म्स दिख रही है? 1 2 3। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेगा कोई, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं ऐसे, स्मॉल एफ, ठीक है। इसका हो जाएगी 3। बोलो समझ आया कैसे आई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3? आया समझ? पक्का ये चीज समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन बच्चों। ले लो डायो एटॉमिक आइडियल गैस की बात कर लेते हैं हम। अभी सुनो, आप लोग एक चीज ध्यान रखना है, मैंने आपसे क्या बोला, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही मैंने रखा हुआ है, बाद में लाऊंगा, ध्यान रखना बाद में लाऊंगा। डाया एटॉमिक आइडियल गैस की अब बात कर लेते हैं। डाया एटॉमिक आइडियल गैस क्या होता है बच्चों? बता दो। जैसे O2 है, और क्या होता है बताओ? H2 है, मैं तो भूल गया, अरे भाई ब्रेक। N2 है, और क्या होता है? कुछ भी टेस्ट कुछ भी होता है, वो मेरे को याद नहीं करना है, छोड़ो ठीक है। तो मान लो ऐसी कुछ गैसेज है, ठीक है, आइडियल गैस है, वो डाया एटॉमिक है, O2 हो गया, ठीक है। तो इसके केस में क्या क्या हो सकती है बच्चों? जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी को तो अपन इंटरनल एनर्जी बोल रहे हैं। क्या आएगी बताओ? चलो यहाँ देखते चलो, मैं भी आपकी तरह ही कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास O2 है, किस किस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो सकती है? Vx, Vy और Vz। बोलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। तो तीनों की तो मैं पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेता हूँ तीनों डायरेक्शन के लिए, ये तो होगी होगी, बिल्कुल सही सर, ये तो है। चलो क्या बच्चों इसमें रोटेशनल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी बच्चों, बिल्कुल। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले अपन। O2 का कैसा बनता है? O डबल बॉन्ड O, बिल्कुल सही है, यही बनता है O डबल बॉन्ड O। हाँ चलो अब सुनना, यहाँ पर मैं एक एक्सिस बना देता हूँ आपके लिए, बीच से बना दूँ। ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरी z एक्सिस है, ठीक है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये y और ये z। अब सुनना, ये किस किस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर सकता है बच्चों बताओ? ये मेरा पेन, मान लो एक O इधर है, एक O इधर है, ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। समझ आ रहा है? सुनो, z एक्सिस के अलोंग क्या करेगा? रोटेट। देखते चलना, दिख रहा है z एक्सिस कर रहा है रोटेट। तो इसका r तो बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो z के अलग ले लूं मैं? ले लो सर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब सुनो, ये रहा y एक्सिस की बात करूं, y एक्सिस में कैसे रोटेशन होगा? ऐसे दिख रहा है, ऐसे। z में कैसे हो रहा था? ऐसे। y में कैसे हो रहा है? ऐसे। तो इसका भी r बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। लिखो भाई, हम तो ऐसे ही लिखते हैं,
ठीक है, देख देख के। और सुनो, एक्स के अलोंग कैसे होगा रोटेशन बताओ। एक्सेस तो यही है, एक्स वाली ऐसे ही रखा हुआ है, तो कैसे होगा? ऐसे ही हो सकता, और कैसे होगा मुझे बताओ। हाँ ऐसे ही होगा, मतलब अपनी जगह पे घूमता रहेगा ऐसे ऐसे। अब सुनो मेरी बात, वही चीज हो गई एक मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पे जो रेडियस लोगे वो क्या लोगे? यही तो लोगे, छोटा सा, समझ रहे हो, यही तो लोगे रेडियस छोटा सा। तो क्या लिखोगे? वो छोटी, तो वही मॉलिक्यूल वाली बात आ गई। आर बहुत छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो टर्म आता है एक्स के अलोंग वाली ओमेगा एक्स स्क्वायर, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एंड टेंड्स टू 0। एंड यहां पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा यहां पर बताएगा कोई बच्चों? 5। दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 और 1 2 और बढ़ गए 5 हो गया। समझ आया? बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहां से। पॉली एटॉमिक की बात करेंगे, कितने भी टाइप की, कैसी भी टाइप की गैसेस हो सकती हैं। लाइक 2 से ज्यादा है तो मैं उसको पॉली में कैलकुलेट करके करूंगा। फॉर एग्जाम्पल SO2 और SO3, है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स मान लो। ठीक है सर, तो बना ही नहीं पा रहे हैं कंपाउंड्स, कोई बात नहीं बच्चों, केमिस्ट्री है, मैं अभी पीछे छोड़ा रहा हूँ, तभी तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलो, SO2 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, या SO3 ले लेते हैं अपन SO3 ले लेते हैं। चलो SO3 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, ठीक। SO3 की बात करेंगे बच्चों, देखो SO3 सेम चीज है बच्चों, एक्स के अलोंग भी जा सकता है, वाई के अलोंग भी जा सकता है, और जेड के अलोंग भी जा सकता है, ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? 3 वेलोसिटीज तो इसके, 3 एनर्जीज तो इसके पास भी होंगी। बिल्कुल सही है, मतलब ये 3 तो कंफर्म हो गई है। सर ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अरे मत छोड़ने दो, आपका भी क्या जाता है। आ जाओ, इसका डायग्राम बनाओ SO3 का। देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, बोलो बिल्कुल सही। सही बना दिया सर जी? बिल्कुल बना दिया, देखो बच्चों और बड़ा बना दिया, बोलो ठीक है। चलो क्या मैं इसमें एक्सिस बना के दिखाऊं आपको? चलो एक्सिस बनाते हैं। सुनो, ऐसे एक्सिस बना लो, देखो ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये देखो ये मेरा जेड एक्सिस, ठीक है। दिख गया? दिख गया आपको जेड एक्सिस? बहुत ऊपर निकाल दिया जेड एक्सिस, अभी टर्म लिखने में दिक्कत आएगा। सर क्या करते हो आप? ठीक है आ जाओ यार बच्चों, जेड, ठीक है। चलो बच्चों मेरे को तो ये दिख रहा है तीनों एक्सिस के अलोंग रोटेशन करेगा। देखो एक्स के अलोंग ये घूम रहा है, वाई के अलोंग ये घूमने लगेगा, जेड के अलोंग ये घूमने लगेगा। दिख रहा है? आ रही है, समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, रोटेशनल एनर्जी आएगी, वो तीनों की वजह से आएगी बच्चों। और क्या क्या आएगी तीनों की वजह से? हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। इसके अलावा पॉलीएटॉमिक में नहीं आएगी, इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है बच्चों, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाए। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे होती है वैल्यू 6, यहाँ पर क्या आती है? वैल्यू 6। अब सुनो बच्चों, क्या आपको याद है मैंने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को साइड में रख रखा था? वो भी तो इसका हिस्सा है कि नहीं है? अब सुनो, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? थोड़ा फील बताओ मेरे को। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर लो टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम नहीं लेते, और अगर हाई टेम्परेचर है तो यहां पर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और कितनी आती है? +2। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि दैट गैस और दैट सिस्टम इज हैविंग दी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, आप उसमें क्या करोगे? F में +2 कर दोगे। सुनो, मोनोएटॉमिक के लिए F = 3। इफ समवन सेड he is having vibrational kinetic energy, what you have to do is
F इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 5। बोलो समझ आया? इतनी सी बात। अगर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो दो का एडिशन, डायटोमिक के लिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो F के लिए क्या कर दोगे, कितना है 5 प्लस 2 दैट इज 7, है ना? क्या है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ आया? बिल्कुल। और ऐसी पॉली के लिए अगर बात है तो प्लस 2 कर देना, इसकी 6 होती है तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। बोलो समझ आया? ये F कब है वाइब्रेशनल के लिए, समझ आया? बिल्कुल समझ आया अच्छे से, है ना? चीज़ें क्लियर हुई, है ना? हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ लिया बच्चों, अब तो इंटरनल एनर्जी भी देख लिया, राइट? अगला टॉपिक क्या आने वाला है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमारी क्लास का आज का लास्ट टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, आओ देख लेते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब सुनो, इक्विपार्टीशन मतलब समझ आ रहा है, इक्वली डिवाइड होना, किसका, एनर्जी का। टॉपिक से समझ आ जाती है, ठीक है? अब सुनो, इन्हें डेफिनेशन क्या दी, डेफिनेशन दी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझ आ रहा है, इज हाफ kT। यहां पर मैं बता देता हूं, वेयर K इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू कितना होता है जल्दी बताओ, 1.4 नहीं 1.38 10 की पावर माइनस 23, याद आ गया मुझे, जूल पर केल्विन, मुझे भी रटा हुआ है ना? सुनो, एंड K इक्वल्स टू, और क्या होता है बच्चों, K इक्वल्स टू R अपॉन Na भी होता है, वेयर Na इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर, है ना? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर नेट पे सर्च करो, हर चीज नहीं बताऊंगा, करो सर्च करो। और R क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है? और इसकी वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, बता दो जल्दी से, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है? ये चीज़ हमें बताई गई। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान दो, आपको चीज़ समझ आएगी कि ये बोल क्या रहा है। मान लो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वो भी कौन सी बच्चों, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन वाली, याद है कि भूल गए, आ गई याद, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, होशियार हो गए आप लोग, ठीक है? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ये क्या बोलता है, देखो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जल्दी से लिखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 3, कैसे आई थी, एनर्जी होती थी सर Ke इक्वल्स टू हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² इज इक्वल्स टू हाफ प्लस, इक्वल्स टू क्यों लिख रहे हैं हम, अरे इक्वल्स टू क्यों लिखते हैं हम, ये दिल मांगे मोर प्लस हाफ vy²। बोलो चीज़ समझ आई, चलो। अरे न्यूमेरिकल है आगे का, देखना था पेज है कि नहीं, आगे कराने के लिए पेज है कि इसी में भर दूं पूरा, ये देख रहा था। टेंशन मत लो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, आ जाओ, ठीक है? हाफ mvx² vy² vz², बोलो समझ आई, इतनी बात समझ आई अच्छे से, ठीक है? मज़ा आया, ठीक? इतना तो हमने देख ही लिया था। अब सुनो, ये क्या बोल रहा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ईच मॉलिक्यूल, ये एनर्जी किसकी है बच्चों, एक मॉलिक्यूल की ही है। ये हम जो बात कर रहे थे इतनी देर से, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये एक की है, ठीक है? इसकी पहली लाइन हमने कंप्लीट कर दी, ईच मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, वो एक की बात कर रहा है, इज 1/2 kT। What does that mean? That means if for monoatomic gas we are having 3 different terms, 3 degree of freedom, 3 different terms of this expression,
एक टर्म ये x के अलोंग, एक y, एक z, और एक टर्म की वैल्यू हाफ के टी होती है, इतनी एनर्जी होती है हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी। तो इन दोनों को और मिला देंगे एंड विथ इक्वल है, इक्वल है, तो बताओ हाफ के टी, ये भी हाफ के टी, ये भी हाफ के टी, टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों 3/2 के टी। बोलो कुछ गलत बोला? आया समझ? अच्छे से आया समझ? बिल्कुल बढ़िया। चलो सुनना बच्चों, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं तो आप लोग कोई गलत बात तो नहीं बोलोगे? देखो यहां मेरे से क्या निकल के आया, U एक मॉलिक्यूल का 3/2 के टी। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं U वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू F/2 के टी। बोलो बच्चों कुछ गलत लिखा? सुनो अभी तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया है। सुनो, अगर यहां पर मोनो एटॉमिक गैस है, सो फॉर दैट गैस F की वैल्यू 3/2 के टी, 5 होती 5/2 के टी। आ गया समझ? और पॉली है तो F की वैल्यू 6/2 3 के टी। ये हमारी इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की आई है, एक मॉलिक्यूल की आई है। समझ आया? तो यहां से हमारी जो एनर्जी निकल के आई एक मॉलिक्यूल की, वो इतनी आई है मेरी बच्चों हाफ के, हाँ F/2 के टी। बिल्कुल सही। अब यहां से तो आप लोग कर ही सकते हो, अगर मोनो एटॉमिक की बात बोल रहा हूं मैं तो आप क्या बोलोगे कि सर मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, डाई के लिए 5 और पॉली के लिए 6। if they are giving you vibrational kinetic energy, that extra kinetic energy, right, vibrational kinetic energy, then you have to add it. So for that case monoatomic gas will have the degree of freedom 3 + 2, that is 5, correct? चलो अब बच्चा सुनना, एक मॉलिक्यूल की इतनी है, तो अगर मुझे एक मोल की चाहिए तो कितनी लिखूंगा? एक चीज बताओ, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? मैं बोलूंगा Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स। बोलो गलत बोला? नहीं बोला? बिल्कुल। एक मॉलिक्यूल की इतनी, तो n मॉलिक्यूल, वन मोल की कितनी होगी? Na से इंटू कर देता हूं, तो F/2 kT इंटू Na। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। क्या अभी आपने ये चीज देखी थी K = R/Na होता है? बिल्कुल। तो क्या यहां से मैं R = K × Na लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड। ठीक है, चलो K × Na, R लिख दूं? ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोल सकते, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल कितनी हो जाएगी बच्चों? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। F/2 RT। यही मैं अगर आपसे इंटरनल एनर्जी n मोल्स की पूछ लूं बच्चों, अभी तो एक मोल की बताई थी, टोटल मोल ही अगर मेरे पास n है तो कितनी होगी? अब तो बता ही दोगे, n × F/2 RT। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर मैं 3 स्टार लगाऊंगा। 3 स्टार जब भी मैं किसी चीज पे लगाऊं तो ये समझ लो, इस चीज को तो आपको रट लेना है या समझ लेना है बहुत अच्छे से। समझ में आया? ठीक है, हम मोल्स की बात करने वाले हैं, आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मोल्स की बात करने वाले हैं, राइट? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, पता भी होना चाहिए। n F/2 RT, इसको याद मत करो, एक रिलेशन और बता रहा हूँ उसको याद कर लो, वो ज़्यादा सही है। सुनो, क्या मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, अगर मुझे किसी टाइम पे या किसी टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी पता है और फिर मुझे किसी और टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो क्या इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा मुझे n F R का? क्योंकि n भी मेरा एक कांस्टेंट है, क्योंकि मोल्स तो हमें गिवन होंगे। बिल्कुल सही। f भी मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी फिक्स होगा। r भी हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ du = n F/2 R dt? बोलो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है।
मैं इसको लिख देता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, इसको आप याद रखिए। आगे जाके ये एफ बाई टू आर इक्वल्स टू सी वी निकलने वाला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्या ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक समझ आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आई? 3 4 5, जो भी 4 तो होती नहीं, 3 5 6 है ना। वाइब्रेशनल है तो ऐड कर दो 2 2, कितनी हो जाएगी? 6 7 8। बिल्कुल सही। चलो, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, बता सकते हो। एक मॉलिक्यूल के लिए एफ बाई टू के टी, एक मोल के लिए एफ बाई टू आर टी। क्यों आई? क्योंकि एन ए का इंटू किया और आर इक्वल्स टू के इंटू एन ए रख दिया। एक मोल की आ गई तो एन मोल के लिए भी निकाल ली। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक इस पे क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन करो जल्दी से, दुम दबा के जल्दी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम एट 500 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है जो कि मेरी इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। बोलो सही बात है? ठीक है। किसकी पूछ रहा है? 2 मोल की, मोल्स की बात कर रहा है। तो एन मोल के लिए मुझे पता है क्या होती है, एन इंटू एफ बाई टू आर इंटू टी। बोलो सही है? बिल्कुल सही लिखा है सर। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे टी टेढ़ा लिख गया बच्चों, इसलिए परेशान हो रहे हो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो। मोल्स कितने दिए बच्चों? 2। एन की जगह 2 इंटू एफ की जगह हीलियम, मोनो एटोमिक। कैसी? मोनो एटोमिक लिख दूं? मोनो एटोमिक, ये देखो, मोनो एटोमिक। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? एफ की जगह 3/2 इंटू आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना आता है? 8.314 जूल पर मोल। मोल तो है ही है, पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर। हाँ, एनर्जी आ जाएगी पूरी। सही है, सही है, सही है, सही है। इंटू टेम्परेचर कितना है? 500। बोलो समझ आया? अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। कर दूं क्या सॉल्व? नहीं बच्चों, मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आप ही करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आए यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो क्वेश्चन ने पूछा था। समझ आया है ना? ऐसे लल्लू पुल्लू से क्वेश्चन आएंगे, कर दोगे, इसके ऊपर टाइम खराब करने की जरूरत तो है नहीं। आगे बढ़े। थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों, टाइम मांगता है चैप्टर, बचा हुआ है आपका, कराना है। फील ही फील लेते रहोगे क्या? आ जाओ। चलो, इंटरनल एनर्जी। आज के लास्ट टॉपिक पे बच्चे हम आ चुके हैं। आज के चैप्टर के, सॉरी, आज का जो लेक्चर है उसके लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। इसमें हम एक चीज़ बताने वाले हैं आपको, वो ध्यान से सुनना। इंटरनल एनर्जी जो होती है ना बच्चों, ये कैसा है, कैसा फंक्शन है? ये है एक स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी वर्ड्स यूज़ होते हैं बच्चों, स्टेट फंक्शन, है ना। आधे लोग तो निपट गए इतने में ही, सोच रहे हो यार स्टेट फंक्शन, अब ये कौन से फंक्शन आ गए, है ना। मोटी मोटी बात याद करो। स्टेट फंक्शन मतलब होता है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। खत्म। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। करेक्ट? समझ आया? आया समझ? नहीं आया? इधर देखो। तो अभी हमने डेल्टा यू की क्या वैल्यू निकाली थी? एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। अब सुनो बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ। इसका मतलब एक और हो सकता है, दैट मीन्स नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अब सुनो, पाथ का मतलब समझो। सुनो 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 सुनो, अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। इंटरनल एनर्जी की बात चल रही है। मानो ये मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लो, मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके मान लो, ठीक है। मान लो ऐसे कोई 2 पॉइंट दिए मेरे पास, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये प्रेशर है ऐसे, और ये वॉल्यूम है, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी पे जाने के कितने रास्ते हैं मेरे पास? या तो मैं ऐसे चला जाऊं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे चला जाऊं, ठीक है, या फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा होके जा सकता हूं। बिल्कुल जा सकते हैं। लगाओ सर अपनी तिकड़म लगाओ। ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे। अरे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े मुड़ गए, अच्छा नहीं लग रहा है ना। आ जाओ ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक प्रोसेस है, कोई बात नहीं, कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, चलो। हाँ,
अब सुनो, यहां पे मान लो इसकी इनिशियल एनर्जी यू आई है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई है, ठीक है। फाइनल इसकी एनर्जी कुछ है यू एफ, ठीक है। अब सुनो, ये एक स्टेट फंक्शन है, दैट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। फिर चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, दोनों पॉइंट पे, दोनों या तीनों, मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है ग्रीन वाली, और ये पाथ 3 है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ पहली पाथ का वो भी बराबर होगा दूसरी पाथ के, वो भी बराबर होगा तीसरी पाथ के। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करते, कैसे भी घूम फिर के जाओ, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। तीनों पाथ के इनिशियल पॉइंट सेम और तीनों पाथ के फाइनल पॉइंट सेम, जहां पे एंड हुआ वो भी सेम। दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई, दैट इज सेम फॉर एवरी पाथ। दैट्स वाई वी आर गेटिंग सेम इंटरनल एनर्जी। आपने ये चीज मैकेनिक्स में भी पढ़ रखी है बच्चों, वर्क पावर एनर्जी। अगर आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी है आपने? कंजर्वेटिव फोर्स भी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से जो मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो भी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब इसका मतलब सुनो एक चीज और, इसका मतलब बच्चों अगर कोई भी प्रोसेस है, कुछ भी है, अगर मेरी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? समझो, अगर कोई ऐसी प्रोसेस है और मैं पॉइंट गया हूं ए बी सी डी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, मैं गया ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, वापस आ गया बच्चों, वापस आ गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया और यहां से वापस भी आ गया ए पर। मतलब मेरी इनिशियल पोजीशन क्या है? देखो इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों? मेरी इनिशियल पोजीशन है ए। फाइनल पोजीशन क्या है मेरी? मेरी फाइनल पोजीशन भी ए है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एक बार में सही आंसर बताना, 0। अरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गए, दैट मीन्स यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू 0। जहां पर फाइनल भी वही एक ही, क्या आएगा चेंज? क्या आएगा? यही तो आएगा। देखो यू फाइनल भी ए माइनस यू इनिशियल भी ए, 0 हो गया। समझ आ गया? इसका मतलब अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, आया समझ? अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी 0 होगी, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिकॉज दैट इज अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन आपसे कोई बोले, जल्दी से मन में आया करो कि सर ने याद दिलाया था स्टेट फंक्शन को ऐसे याद रखो, क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बोलो समझ आई चीजें? बिल्कुल क्लियर है। इसी के बाद एक चीज और लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख लो, मान लो मेरी बात छोटी सी, फिर हम छोड़ देते हैं क्लास को, टेंशन मत लीजिए, चलते हैं। फॉर आइडियल, देखो यहां पर आप लिखिए, हम आइडियल गैस की ज्यादा बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अजम्पशन ही ऐसा है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। फॉर आइडियल गैस, ठीक है, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। फॉर आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस है और वो अंडरगो होती है, क्या लिखता हूं? अंडरगो मतलब एक प्रोसेस, कौन सी? आइसोथर्मल। अगर कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करती है, विच अंडरगोस, देखो यहां लिख देता हूं, विच अंडरगोस आइसोथर्मल प्रोसेस, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ये टॉपिक देखने के बाद हम आपको छोड़ देंगे बच्चों। आइसोथर्मल, कितने बच्चों को पता है आइसोथर्मल मतलब होता है T इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। व्हाट डज दैट मीन? टेल मी वन थिंग, अगर आइसोथर्मल है मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट आज हो या कल हो, परसों नरसों, टेम्परेचर तो सेम है, चेंज ही नहीं होगा। दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0।
भाई इनिशियल हो फाइनल हो सब जगह सेम ही आना है, टी टी टी। भाई 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी 10, वहाँ भी 10, यहाँ भी 10, चेंज करो कुछ भी करो जीरो ही आना है यार, चेंज तो जीरो ही आएगा। करेक्ट। डेल्टा यू हमने क्या देखा था, एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, बोलो देखा था, बिल्कुल सही देखा था। तो यहां से आपकी डेल्टा यू कितना आएगा बच्चों, सच बताना। एन एफ बाई टू आर छोड़ दो, साइड में पटक दो भाई, साइड में पटक दो, डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू आ गया आपका जीरो। इसका मतलब फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। क्या समझ आया? इसको मैं बॉयल्स लॉ से ही बता सकता हूँ आपको। कैसे बता सकता हूँ, देख लो जल्दी से। देखो मान लो मैंने कोई एक ऐसी ग्राफ बनाया पीवी में, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, 2 पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट यहाँ बनाया और एक पॉइंट यहाँ बनाया, टेम्परेचर कांस्टेंट दैट मीन्स पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर मैं देखूँ आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट तो है ही, आर भी कांस्टेंट, दैट मीन्स पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोलो करेक्ट बच्चों, ठीक है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इतनी सी बात को लेकर मैं ग्राफ बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरी वॉल्यूम की वैल्यू है 1 और प्रेशर है 4, यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू है 4 और प्रेशर है 1, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, P1 V1, ये P2 V2, ठीक है, समझ आया बच्चों। P1 V1 कितना है देखना जरा, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। P2 V2 कितना है, 4 नहीं 1 इंटू 4, जानबूझ के लिखा था इससे आपको समझ आया। दैट मीन्स P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 फॉलोइंग द बॉयल्स लॉ। समझ आ रहा है? अरे समझ आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो यहाँ से भी आपको पता लग गया, क्या पता लग गया, डेल्टा यू जीरो क्यों हो रहा है, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा बच्चों, ये कांस्टेंट आ रही है चीजें, 4 की 4 आ रही है, टेम्परेचर ही सेम आ रहा है। आई समझ में बात? तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया बच्चों, जल्दी से मुझे एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हमने ये सीखा सबसे पहले कि हमें थर्मो पढ़नी क्यों है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम इंटरनल चेंजेस के बारे में जानना चाहते हैं किसी भी सिस्टम के। हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम पर आए, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को जाना कि ये होता क्या है, कहाँ से आया वो इक्वेशन जो हर बुक में लिखा होता है। फिर उसके बाद हम जीरोथ लॉ पर आए, जीरोथ लॉ पर साइंटिस्ट ने कैसे निकाली, कैसे चीज़ें जानी, सारी चीज़ें पता करी, राइट। उसके बाद हम आए इंटरनल एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी भी क्यों, अब इंटरनल एनर्जी पढ़ने के लिए हमने टोटल एनर्जी में से क्या क्या हटाया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तब जाके इंटरनल एनर्जी बची। हटाया क्यों, मेन पॉइंट पूछ रहा हूँ, हटाया क्यों, इसलिए जिससे तभी तो हम इंटरनल एनर्जी की स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर ही नहीं सकते, सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। इसलिए हमने अज्यूम किया था कि रेस्ट पे हमारा सिस्टम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, कोई फील्ड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जीरो, राइट। एंड फॉर आइडियल गैस, व्हाट वी हैव अज्यूम्ड, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने अज्यूम नहीं किया आइडियल गैस बोलती है, तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बची। वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकल के आई 356। अगर वाइब्रेशनल एड है, हाई टेम्परेचर है तो कर सकते हैं। या और एक चीज़ और सुन लो बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हो कि फॉर दिस गैस F इक्वल्स टू 7.8, कुछ भी दे सकता है, 20 भी देते, मेरे को नहीं है पता, कुछ भी दे दे, तो भाई भगवान के लिए उसी चीज़ को यूज़ कर लेना, लड़ मत जाना पेपर से, है ना, क्योंकि उसने दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलवाना चाहता होगा, राइट। लेकिन अगर गिवन नहीं है देन हम अपनी सारी अजम्पशंस वाली चीज़ें मान के चलेंगे। कैसे, नॉर्मल मोनो एटॉमिक है 3, और अगर उसने बोला है दे आर हैविंग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी +2 कर देना, 5 हो जाएगी, समझ गए। बाकी अगर उसने गिवन किया है, मान लो उसने मोनो एटॉमिक की दे रखी है 2 है ना, या 3.5 दे रखी है, तो लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद इंटरनल एनर्जी के बारे में और बात किया और डिस्कशन किया, राइट, कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, कैसे कैसे चीज़ों को वेरी करता है। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चीज़ याद रखोगे बच्चों, पक्के से एंड करें क्लास को आज, ठीक है बच्चों, आपकी जैसी खुशी वैसा अपन करते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट लॉ तक हम सारी चीज़ों को लेकर आएंगे और आगे देखेंगे, जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे इस चैप्टर को लेते चले जाएंगे एंड इस चैप्टर को भी एंड कराएंगे। एंड सिलेबस की टेंशन बिल्कुल ना लें आप। टेंशन किस चीज़ की लें
कि इस चीज़ को पढ़ना है, राइट। यू आर हैविंग 1 फुल डे आफ्टर दिस लेक्चर कि आप इसको पढ़ सकते हो, उसके बाद एक नया लेक्चर अपलोड होता है, राइट। तो आपके पास पूरा टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से इस चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलो, एंड सिलेबस आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो, और कोरोना तो जैसा चल ही रहा है हमेशा की तरह, खाना पीना खाते रहो। क्यों खाना है? अरे जिससे पढ़ पाओ, है ना, पढ़ पाओ। चलो नींद भी अच्छे से ले, खाना पीना खाओ एंड एंजॉय। क्या एंजॉय करना, पढ़ाई करना है, बैठ के पढ़ाई करो। चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा।